जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का आपके YouTube चैनल अध्ययन प्रहरी पर स्वागत है। अपने इस चैनल पर हम लोग शॉर्ट नोट्स की श्रृंखला प्रारंभ किए हैं, जिसका 6वां लेक्चर होगा। आज से पहले 5 लेक्चर आ चुके हैं और 5 लेक्चरों में आपने बखूबी देखा होगा कि पॉलिटी के सारे ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो इस नोट से सॉल्व हो रहे हैं। तो 6वें लेक्चर के बाद 2 से 3 लेक्चर और आएंगे, जिससे संपूर्ण पॉलिटी के इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनसे जुड़े हुए इम्पोर्टेंट टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे, जिसके बाद आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंतिम लेक्चर में हम लोग जितने भी मुख्य आर्टिकल्स हैं संविधान के, चाहे वो मौलिक अधिकार के हों, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और लोकसभा के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, निर्वाचन आयोग के, वो सारे एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिससे आप पाएंगे कि परीक्षा में पूछे जाने वाले, चाहे वो अनुच्छेद से संबंधित हो, चाहे भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित प्रश्न हो, चाहे किसी आर्टिकल की गहराई में पूछे गए हुए प्रश्न हो, वो सारे प्रश्न आपके इस नोट से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला हमने लिया है अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए अधिकार, यह अनुच्छेद 29 में प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए अनुच्छेद 30। परीक्षा में 29 और 30 अक्सर पूछे जाते हैं, जो कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनसे संबंधित है। 29 में उन्हें भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने के अधिकार दिया गया है, और वहीं 30 में मनपसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया है। तो 29-30 बहुत आसानी से आप याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे लीला सेठ। कौन थी लीला सेठ? 1991 में हिमाचल प्रदेश की पहली, बल्कि भारत की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में। ये भारत की पहली महिला थी जिन्हें किसी हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। आगे देखेंगे अनुच्छेद और संबंध। अनुच्छेद 163 राज्य में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के लिए अनुच्छेद 163 प्रावधान करता है। 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164 में दिया गया है। अनुच्छेद 166 राज्य की कार्यपालिका संबंधी कार्य जो होते हैं, कार्यपालिका के जो दायित्व होते हैं, अनुच्छेद 166 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। भारत का आधिकारिक राजपत्र आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय से संबंधित है। यानी आधिकारिक जो राजपत्र घोषित किए जाते हैं वो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय जो है उसके अंतर्गत आता है। संविधान के अनुसार सदन में विश्वास मत का उल्लेख अनुच्छेद 75 में वर्णित है। आगे, भारत का राष्ट्रमंडल में सदस्यता 15 अगस्त 1947 में मिली। आज़ादी से पूर्व अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को घोषित किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा से संबंधित जो बैठकें थी, 9 तारीख को एक अस्थाई बैठक होती है जिसमें सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। फिर उसके बाद 11 तारीख को अस्थाई संविधान सभा बैठती है जिसमें
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। वहीं 13 दिसंबर को श्री जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा उद्देशिका का प्रस्ताव लाया जाता है। इस तरह से संविधान की जो बनने की जो प्रकृति थी वो 9 दिसंबर 1946 से प्रारंभ होकर 24 जनवरी 1950 तक गई। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने उस महान पुस्तक पर अपने हस्ताक्षर किए थे। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949। ये 26 नवंबर 1949 का दिन 11वीं बैठक थी जिस दिन अंगीकृत किया गया था, और इसके बाद 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर के लिए एक बार अंतिम बार सारी संविधान समिति जो थी बैठी थी। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, अनुच्छेद 80 के तहत। वहीं अनुच्छेद 80 से ही रिलेटेड है 280, जिसमें वित्त आयोग का गठन है। अनुच्छेद और उपबंध, फिर से आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद देखने को मिल रहे हैं। अनुच्छेद 131 सुप्रीम कोर्ट को संघ और राज्यों के मध्य विवादों में मूल क्षेत्राधिकार है कि वो दोनों में हस्तक्षेप कर सकता है। 136 सुप्रीम कोर्ट को विशेष अनुमति याचिका द्वारा किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप करने का अधिकार देता है, अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 262 ये अत्यंत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, जिसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय जल विवाद, नदियों का विवाद जैसे नर्मदा नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद, ये 262 के अंतर्गत आते हैं। और 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना होती है। आगे सबसे इम्पोर्टेंट वाद, इंदिरा साहनी वाद 1992। 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसने ओबीसी को 27% का प्रस्ताव दिया, आरक्षण का प्रस्ताव दिया। 1 मिनट जरा, थोड़ा सा समय लेंगे आपका। ठीक है। 1990 में बीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसने ओबीसी को 27% का आरक्षण का प्रस्ताव दिया। इस फैसले को पत्रकार इंदिरा साहनी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया। 9 न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया। इस वाद पर कोर्ट ने डिसाइड किया 50% आरक्षण से अधिक नहीं होने का नियम बनाया गया, अर्थात 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जाएगा। 50% आरक्षण होते कैसे हैं? 27 + 1 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा 50। 7 1 8 2 10। हाँ, यही 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसके किसके लिए है? ये ओबीसी, एससी और ये एसटी। इस तरह से 50% आरक्षण का जो प्रावधान किया गया इन 3 वर्गों के लिए किया गया, और कहा गया इस वाद में कि 50% आरक्षण से अधिक का प्रावधान नहीं किया जाएगा। हालांकि आगे चल के जैसे जानते हैं आप ईडब्ल्यूएस को परिवर्तित किया गया संविधान संशोधन 103 में। आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से दूर रखा गया। ये अर्थात ओबीसी में ही एक क्रीमी लेयर जोड़ दिया गया जिसको आरक्षण के लाभ से दूर रखा गया। वे क्रीमी लेयर होते कौन है? जो ओबीसी वर्ग में उच्च वर्ग माना जाता है, जिनकी इकोनॉमिकल जो स्थिति होती है वो बेहतर होती है, इसलिए उनको इस आरक्षण के लाभ से दूर रखा गया।
आगे, अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों से संबंधित विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है। अर्थात नदियों का जो मामला है वो संघ सूची में आता है, न कि समवर्ती या राज्य सूची के। अर्थात इस पे कैबिनेट का फैसला, मतलब केंद्र सरकार फैसला लेती है, क्योंकि नदी का जो प्रकरण होता है, नदी कोई भी किसी एक राज्य में नहीं बहती है, वो अंतर्राज्यीय नदी होती है। कई राज्यों में वो नदी का प्रवाह होता है। आगे देखेंगे, न्याय प्रशासन को संविधान की समवर्ती सूची में, न्याय और प्रशासन जो है वो समवर्ती सूची में रखा गया। पोस्टल सेवाएं और टेलीग्राफ ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। सुप्रीम कोर्ट को संविधान द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, और वही अनुच्छेद 226 के तहत HC में, हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट केवल 3 तभी रिट जारी कर सकता है जब मामला भारत सरकार के किसी मौलिक अधिकार के दोहन से संबंधित हो। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष के मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट इस बात पर संज्ञान ले सकता है और अनुच्छेद 32 के तहत वो रिट दायर कर सकता है और सुनवाई भी कर सकता है। संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य सीधे रूप से नागरिकों पर लागू होते हैं, न कि राज्य या संस्थानों पर। अर्थात ये व्यक्ति विशेष को नियमबद्ध करता है DPSP, वही मौलिक अधिकार राज्य को ये वो प्रावधान करता है, राज्य को अधिकार उसमें ज़्यादातर एक व्यक्ति विशेष को होते हैं, वही DPSP में राज्य को फेवर करता है वो। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में यह स्वीकार किया कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए संसद विधि बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में यह स्वीकार किया कि संसद मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए विधि बना सकती है। आगे देखेंगे, पीसा एक्ट 1996 काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एक्ट रहा, जिससे जो ग्रामीण अंचल है, यानी देश में ज़्यादातर जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है, वहाँ के लोगों के वहाँ के अधिकारों को भी तरजीह दी जाए, इसलिए पीसा एक्ट का काफ़ी रोल है। ग्राम सभाओं को जमीन और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण और स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है। इसके तहत ग्राम सभाओं को शराब निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का पूरा अधिकार दिया गया है। अभी आगे पढ़ेंगे आप कि पेशा एक्ट कहाँ पर ज़्यादातर लागू होता है। इसके तहत ग्राम सभाओं को भूमि अधिग्रहण और जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा भूमि की खरीद पर निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है। अर्थात कोई बाहरी व्यक्ति, सरकार का व्यक्ति, अगर ऐसे क्षेत्रों में जमीन का अधिग्रहण करना चाहता है तो बिना गांव की अनुमति, गांव की जो पंचायत हो उसकी अनुमति के बगैर, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई व्यक्ति विशेष हो, वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह एक्ट 5वीं अनुसूची वाले राज्य झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान आदि जनजाति क्षेत्रों में लागू होते हैं। अभी कुछ समय पहले आपने एक देखा होगा, एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक ग्राम सभा का एक गांव का व्यक्ति रहता है, जिसे अपने मौलिक अधिकारों का पूरा ज्ञान होता है। वो प्रशासन के लोगों से, प्रशासन के अधिकारियों से उलझ जाता है अपने अधिकारों को लेकर। काफ़ी वायरल हुआ था वो वीडियो। वो ऐसे ही किसी राज्य, अर्थात मेरे ख्याल से वो झारखंड का ही प्रकरण रहा, जिसमें वो आदिवासी व्यक्ति सरकारी अधिकारियों को संविधान का पाठ पढ़ा रहा है, आपने देखा होगा। लक्ष्य, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को स्वशासन की शक्ति देना है। अर्थात
मुख्य धारा में लाना उनको है। यह एक्ट 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करता है। आगे देखेंगे छावनी बोर्ड। क्या है ये छावनी बोर्ड? भारत में स्थापित अधिकांश छावनियां स्वतंत्रता पूर्व की हैं, बनी थी। छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। वर्तमान में भारत में कुल 61 छावनियां हैं। विधानसभा सदस्य योग्यता कितनी होती है? विधानसभा सदस्य को मतलब एक एमएलए बनने के लिए जो योग्यता है वो 25 वर्ष होती है। वही जब विधानसभा परिषद के लिए अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके लिए 30 वर्ष का होता है। सेम वही प्रोसीजर है जैसे लोकसभा में और राज्यसभा का प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, सेम वही चीज़ें राज्यों के विधानसभा और विधान परिषदों पर लागू होते हैं, 25 वर्ष और 30 वर्ष। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली बार भारतीय संवैधानिक योजना के तहत कल्याणकारी की अवधारणा को अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि कल्याणकारी जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। ये किसने किया? बॉम्बे हाई कोर्ट ने पहली बार इसको निर्णय स्पष्ट किया। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005। इसी आयोग की रिपोर्ट में पहली बार सुशासन अर्थात गुड गवर्नेंस को प्रशासनिक लक्ष्यों में प्रमुख स्थान दिया गया। आगे संयुक्त लोक सेवा आयोग। संयुक्त लोक सेवा आयोग में अर्थात 2 राज्य या 3 राज्यों के द्वारा गठित लोक सेवा आयोग के बारे में है। यह 2 या अधिक राज्यों के लिए स्थापित किया जाता है। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष जो पहले हो जाए। आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्यपाल विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। पंजाब और हरियाणा पहले 2 राज्य थे 1966 में, जहां पर पहली बार संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्लियर हो गया होगा आपका। आगे अशोक चक्र को राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को ही, जिस दिन भारत गणतंत्र हुआ उसी दिन अशोक चक्र को भी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में परिभाषित किया गया। मोर को राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 में जाकर भारत का राष्ट्रीय पक्षी मिला मोर के रूप में। भारतीय तिरंगा 22 जुलाई 1947 में, आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो भारतीय तिरंगे के बारे में प्रश्न आया है कि कब इसे राष्ट्रीय दर्जा मिला। आगे देखेंगे अभिलेख न्यायालय। यह अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 215 के तहत हाई कोर्ट में होता है इसका प्रबंध। इस न्यायालय द्वारा अभिलेखों का संरक्षण किया जाता है, अर्थात कोर्ट में चल रहे मुकदमों से संबंधित जो अभिलेख होते हैं उनकी सुरक्षा के लिए ये अनुच्छेद 129 प्रबंध करता है। सुप्रीम कोर्ट में 129 के तहत और हाई कोर्ट में 215 के तहत ये मुकदमों से संबंधित अभिलेखों की सुरक्षित रखा जाता है। आगे देखेंगे संसदीय विशेषाधिकार। एक सांसद के क्या विशेषाधिकार हैं? ये संसद में अनुच्छेद 105 और राज्य विधानमंडल हेतु अनुच्छेद 194 के तहत वर्णित है। इसके तहत सांसदों को बोलने की स्वतंत्रता होती है तथा संसद सत्र के दौरान सत्र प्रारंभ होने से 40 दिवस पूर्व या 40 दिवस बाद तक उन पर कोई भी
सिविल मामलों में गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, जबकि आपराधिक मामलों में गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन सिविल मामलों में संसद सत्र या विधानमंडल सत्र के 40 दिन पहले और 40 दिन के बाद, अर्थात उन 80 दिनों के बीच में किसी भी प्रकार का सिविल मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। इन्हें न्यायालयों में गवाही से छूट रहती है। ये सुविधाएं हैं क्या क्या? दोनों सदनों के सदस्यों, संसद की समितियों, केंद्रीय मंत्रियों और भारत के महान्यायवादी को छूट रहती है। कौन कौन है? दोनों सदनों के सदस्य, चाहे वो संसद सदस्य हों या विधानमंडल के, संसद की समितियों में, केंद्रीय मंत्रियों और भारत के महान्यायवादी को छूट रहती है। स्थगन प्रस्ताव, इसका सर्वप्रथम उल्लेख भारत सरकार अधिनियम 1919 में मिलता है। राज्यसभा नियमावली में इसका उल्लेख नियम 267 में किया गया है। कहाँ पे? राज्यसभा नियमावली में। इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यह मुख्य रूप से लोकसभा में लाया जाता है। यह राष्ट्रपति के अभिभाषण के दिन नहीं लाया जा सकता है। कौन नहीं लाया जा सकता है? स्थगन प्रस्ताव। आगे देखेंगे, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, अत्यंत ही महत्वपूर्ण वाद है ये, इसे आपको बिल्कुल याद रखना होगा। इस वाद के पश्चात यात्रा करना अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। क्यों हुआ था ये प्रकरण? 1970 में सरकार द्वारा मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया, लेकिन कोई कारण नहीं बताया गया। इसके बाद मेनका गांधी जी ने कोर्ट की राह पकड़ी और ये ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत यात्रा करना भी मौलिक अधिकार है एक मनुष्य का। तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश कई बार सुना है आप लोगों ने, सुनने में मिलता भी है। तदर्थ न्यायाधीश होता क्या है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अर्थात जो लोग रिटायर हो चुके हैं न्यायाधीश, उनकी सहमति के बाद उनकी नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीश के रूप में होती है। अनुच्छेद 127 के तहत वर्णित है। क्यों होती है इनकी नियुक्ति? क्या जरूरत पड़ती है? न्यायालय में अतिरिक्त कार्यभार होने की वजह से, अतिरिक्त कार्य होने की दशा में कोर्ट जजों की संख्या कम, सीमित मात्रा में है देश में, इसलिए अधिक से अधिक वादों के निपटारा करने के लिए रिटायरमेंट पे रहने वाले जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सहमति पर उन्हें नियुक्त किया जाता है, और इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बढ़ने या न्यायाधीशों की कमी होने पर होती है। अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तथा 224A के तहत हाई कोर्ट में नियुक्ति होती है। किसके तहत? 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 224A के तहत हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में CJI की सहमति से तथा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की सहमति से इनकी नियुक्ति होती है। आगे उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की रीत क्या है? इसमें लोकसभा की कोई भूमिका नहीं, बल्कि सहमति बस होती है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को नोटिस भेजा जाएगा, जो अनुच्छेद 67B में कहा गया है। जब हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तब वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, अर्थात जब यह प्रक्रिया चल रही होती है तो उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं वो नहीं कर सकते हैं।
उपराष्ट्रपति को वर्तमान चयन प्रक्रिया 11वें संविधान संशोधन 1961 के तहत प्रावधान किया गया। सशस्त्र बलों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 में मिलता है, जहां पे सशस्त्र बलों का वर्णन किया गया है। मार्शल लॉ को भारत के एक छोटे हिस्से में लागू किया जा सकता है। मार्शल लॉ। प्रधानमंत्री का कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है। मंत्रिमंडल का उल्लेख अनुच्छेद 352 अर्थात राष्ट्रीय आपातकाल में ही मिलता है। मंत्रिमंडल का एक ही बार यहाँ शब्द आया है 352 में। सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं ये? तुषार मेहता वर्तमान सॉलिसिटर जनरल हैं। 1987 के अंतर्गत सॉलिसिटर जनरल कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है। 1987 से इनका प्रचलन में आए सॉलिसिटर जनरल का पद, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। राज्य का महाधिवक्ता अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्त होता है। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी अनुच्छेद 350 में नियुक्त होते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति अनुच्छेद 350 के तहत। धन विधेयक। किसी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं कि ये कोई बिल धन विधेयक है या वित्त विधेयक है। ये इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है। केंद्र राज्य संबंध। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारिया आयोग 1983, राजमन्नार समिति 1969 से 70। इन आयोगों और समितियों के बारे में हमने पूर्व के लेक्चरों में आप सबके समक्ष रखा था। नोट्स में आपको बखूबी मिलेगा वो। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 225। हिंदुओं से तात्पर्य सिख, बौद्ध और जैन तीनों से है, अर्थात सिख, बौद्ध और जैन सभी हिंदू वर्ग में आते हैं। कृपाण धारण करना धार्मिक कृत्य ही माना गया है। हालांकि हथियार के रूप में देखा जाता है, लेकिन एक धार्मिक सौहार्द, एक धार्मिक रीति रिवाज से जुड़ा हुआ है कृपाण रखना, इसलिए इसे एक धार्मिक कृत्य मौलिक अधिकार के तहत ही आता है। सार्वजनिक फांसी के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों और मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 के तहत राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मान पूर्वक संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51। यूपीपीसीएस प्री में कई बार ये प्रश्न आया है, अनुच्छेद 51 के तहत क्या प्रावधान है। आगे निजता का अधिकार। खड़ग सिंह केस तथा एमपी शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने निजता को संरक्षण नहीं दिया था। कब दिया गया? जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी इस ऐतिहासिक वाद में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के साथ ऐड किया गया। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ में मूल अधिकार माना गया 2017 में। इसी बात से मौलिक अधिकार घोषित हुआ। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही निजता का अधिकार भी आता है। प्रॉक्सी वोटिंग क्या होती है? प्रॉक्सी वोटिंग चुनाव में लगे सेवाकर्मी, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे
शिक्षा क्षेत्र से कर्मी हों या चुनाव आयोग से संबंधित कर्मी हों, उनको अगर वोट डालना है, वो अपने पसंदीदा किसी पार्टी को मत देना चाहते हैं, तो उन्हें वो डाक द्वारा अर्थात स्पीड पोस्ट या जो भी उस समय प्रावधान होते हैं, उस तरीके से अपना मत पत्र जो है वो अपना चॉइस जो फिल करके भेजते हैं। यही सुविधा सशस्त्र सीमा बलों के लिए भी होता है, लेकिन इनका ये है कि इन्हें जो भी इनका पसंदीदा इनके चॉइस में रहने वाले नेता हों, उनको अगर वोट देना है तो वो अपने नॉमिनी अर्थात अपनी पत्नी को, अपनी माता को ये अधिकार देते हैं कि वो इनका मत डाल सकते हैं इनके बिहाफ पर, और उनकी जगह मत डालने के लिए उन्हें एक बार चुनना पड़ता है कि हमारी नॉमिनी ये रहेंगी जो मेरे बजाय मेरा मत देंगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश अर्थात सीजीआई यह मास्टर ऑफ रोस्टर होता है। मास्टर ऑफ रोस्टर आपको परीक्षाओं में मिल जाए, मास्टर ऑफ रोस्टर से किसका संबंध है, तो सीधे ध्यान जाएगा आपका सीजीआई। किसी भी केस के लिए पीठ की स्थापना करना इसका विशेषाधिकार है। अब मास्टर ऑफ रोस्टर मतलब आप सोचेंगे कि होता क्या है। मास्टर ऑफ रोस्टर का मतलब होता है एज ए ड्यूटी आवंटित करना, यानी जो सीजीआई होता है अन्य न्यायाधीशों को उनकी ड्यूटी कैसे, जैसे कोई नया प्रकरण, नया वाद आया कोर्ट में, तो वो डिसाइड करते हैं कि कौन से जज इस पर सुनवाई करेंगे, अर्थात ड्यूटी का जो कार्य क्षेत्र होता है वो आवंटित करते हैं, इसलिए उन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर की संज्ञा दी गई है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से परामर्श करते हैं और कॉलेजियम सिस्टम का नेतृत्व करते हैं। जीएसटी परिषद केंद्रीय वित्त मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच गठित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति ने 15 सितंबर 2016 में जीएसटी परिषद का गठन किया। जीएसटी के जनक के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाना जाता है, अर्थात जीएसटी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान एक संरचना इसकी गढ़ी गई। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां। राज्यपाल राष्ट्रपति को इस बात की सूचना अपने विवेक से दे सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, होने वाला है, अर्थात वो अपने सूत्रों, अपने अनुभव के आधार पर वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं कि हमारे राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो रहा है या होने वाला है, उसके लिए उचित प्रावधान किया जाए। विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल अपने विवेक से रोक सकता है। क्षेत्रीय परिषद के बारे में हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई। इनका उद्देश्य अंतर्राज्यीय विवादों अर्थात एक दो राज्यों के मध्य होने वाले या तीन राज्यों के मध्य होने वाले विवादों को सुलझाना होता है। क्षेत्रीय परिषद या इसको आंचलिक परिषद भी कहते हैं। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना, संघीय ढांचों को मजबूत करना, ये मुख्य उद्देश्य है क्षेत्रीय परिषद का। ये सलाहकारी संस्थाएं होती हैं। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री और उपाध्यक्ष राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। कुल इसमें 5 क्षेत्रीय परिषद आते हैं और एक विशेष परिषद क्षेत्रीय परिषद, अर्थात कुल इसमें 6
परिषदों का गठन है, किस परिषद में कौन कौन से राज्य आते हैं, ये हम आपको अगले लेक्चर में इसका उल्लेख करेंगे। इस तरह से आज का लेक्चर समाप्त होता है और लगभग सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं। ये 2 लेक्चर और आएंगे, जिसके बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण लेक्चर आएगा जिसमें सारे इम्पॉर्टेंट्स अनुच्छेद रहेंगे, और ऐसे अनुच्छेद नहीं रहेंगे जो सिर्फ एक सिंगल अनुच्छेद की अनुच्छेद 39 के अंतर्गत ये है। अनुच्छेद के 39 के जो सब क्लॉज हैं, उपखंड हैं, उनके बारे में भी हम पूरा आपको डिस्क्राइब करेंगे, जिससे कि सारे अनुच्छेद इम्पॉर्टेंट एक ही नोट्स में क्लियर हो जाए। और टोटल 25 से 30 पन्नों का ये नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। ये मैं अपने अनुभव और विश्वास के साथ, यकीन के साथ कह रहा हूँ कि ये सारे नोट्स आपको, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या आयोग सिविल एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में ये कम्प्लीटली आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।